सिर्फ लगभग 55% टीचर्स ड्यूटी पर होते थे। हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसी वजह से जो बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं उनके सपने लिमिटेड हो जाते हैं। अगर नहीं भी होगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना गारंटी है। आप दे रहे हैं तो ले रहा है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभी और इम्प्रूवमेंट किए हैं? नमस्कार अररिया, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन, करप्शन और सच के उसी साइड की जहां लोग जाना नहीं चाहते। यह है विनायक अनप्लग्ड कैंपस टू करियर, अररिया का सबसे बड़ा, बोल्ड और स्टूडेंट ड्रिवन पॉडकास्ट जहां कहानियां इंस्पायर करती है। और आज हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जो पिछले 22 वर्षों से सिस्टम को समझते हैं और इसे चैलेंज भी करते हैं, और ये कई वर्षों से पत्रकार संघ अररिया के सचिव भी हैं। एक ऐसे पत्रकार जो सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर बनाते हैं। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना हो या एजुकेशन के हक में लड़ना हो, इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज ये बिना फिल्टर के बोलेंगे। अररिया की मिट्टी से जुड़े हुए और हजारों लोगों की जिंदगी को टच कर चुके, प्लीज वेलकम मिस्टर अमित अमन जी। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं साधारण से परिवार से हूँ और ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस अखबार के लाइन को चुना और प्रिंट मीडिया में मैं पिछले 22 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे प्यारा बीट शिक्षा विभाग ही रहा है और जिला प्रशासन मैंने आज तक मैं देख रहा हूँ। और गड़बड़ी, करप्शन, लापरवाही के खिलाफ मैं लगातार लिख रहा हूँ और सोशल वर्क से भी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। डायरेक्ट उनके फैमिली तक मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ, पीड़ित लोगों की, ताकि बहुत अंदर की बातें हम तक आ पाएँ और लोगों तक हम उस मामले को पहुँचा सकें। सर, आपने जर्नलिज्म की शुरुआत कैसे की? जर्नलिज्म की शुरुआत मैं नियमित रूप से बहुत छोटे से, जब मैं 5 क्लास में था तब से मैं पेपर पढ़ने का शौकीन था। मेरे घर में पेपर आता था तो मैं वो न्यूज़पेपर को रोज़ रीड करता था। न्यूज़पेपर को रीड करते करते मैंने देखा जिसमें अररिया पेज आ रहा है, किशनगंज पेज आ रहा है, कटिहार पेज आ रहा है। उत्सुकता बढ़ने लगी जिसमें कौन लिख रहा है अररिया से। धीरे धीरे रिपोर्टरों तक पहुंच हुआ, पकड़ बना और उसके बाद मैं धीरे धीरे जर्नलिज्म की शुरुआत हमारी हुई लगभग 2004 से। सर, अररिया जैसे डिस्ट्रिक्ट से आने वाले स्टूडेंट्स को अक्सर कहा जाता है कि रिसोर्सेज कम है, एक्सपोजर कम है, और इसी वजह से जो बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं उनके सपने लिमिटेड हो जाते हैं। तो लेकिन आज इंटरनेट के टाइम में ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा वीक लगता है, क्योंकि इंटरनेट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। एवरीथिंग यू नीड इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग यू। तो आपके हिसाब से स्मॉल टाउन होना डिसएडवांटेज है या फिर माइंडसेट का इशू है? दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे आप। यस सर। दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद कर रास्ता बनाया था। यस। क्योंकि पत्नी को नहीं ले जा पाया था, पत्नी उनकी डेथ कर गई, तो वो अकेले वो कसम खा लिए जो मैं इस पत्थर को तोड़ के, इस पहाड़ को तोड़ के मैं रास्ता बनाऊंगा। तो स्टूडेंट को भी यह जो लक्ष्य को कठिन सोच करके नहीं जाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है जो मुझे कहाँ जाना है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करके उसी मार्ग पे नियमित रूप से लेकिन कठिन परिश्रम के साथ। आप ये सोचेंगे आज मैं 1 घंटा पढ़ के मैं उस वो लक्ष्य को पूरा कर लूंगा, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और बिना कोई लोभ लालच। बिना कोई लोभ लालच कहने का मीन्स, जो आप अगर पढ़ रहे हैं उस वक्त आप लोगों से ना मिलें, उस वक्त आप मोबाइल ना चलावें, उस वक्त आप टीवी ना चलावें, उस वक्त आप रिश्तेदारों से ना बात करें, उस वक्त आप क्रिकेट खेलने ना जाएं, उस वक्त आप फुटबॉल खेलने ना जाएं। तो सच्ची लगनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी उसे। सर, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? डिस्ट्रैक्शन कम कैसे करें? नहीं, कम होगा निश्चित रूप से। कैसे होगा? वो फैमिली के साथ बैठ के इन बातों पे चर्चा करें, अपने मदर फादर के साथ बैठें, अपने जो बड़े गार्जियन हैं, जो अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छे पद पे हैं, पढ़ लिख करके कुछ IT सेक्टर में हैं, कहीं भी हैं, उन लोगों से इस संबंध में बात करें। निश्चित रूप से बात करने से उनका जो हेजिटेशन होगा वो खत्म होगा तो उनको भी मार्ग उनका प्रशस्त होगा आगे बढ़ने का। सर, इससे वो बच्चा अपना ये कर सकता है। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यस सर। सर, और अररिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन पास सर्विस में देखा गया था कि अररिया और कटिहार के स्कूल्स में सिर्फ लगभग 55% टीचर्स ड्यूटी पर होते थे, और ये बहुत ही कम परसेंट है टीचर्स के ड्यूटी पर होने का। और कई स्कूल्स RTE नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से एक स्टूडेंट को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। इनफैक्ट किसी भी
स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर भी अररिया के बहुत सारे छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। जैसे निधि शर्मा क्लास 12 कॉमर्स में 94% लाकर स्टेट रैंक 4th हासिल किया, और उन्हीं की कॉम्पिटिटर लक्षिता बुरा जिन्होंने विनायक एकेडमी से पढ़कर 89% स्कोर किया। इन लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो आपको इन सबको देखकर आपको क्या लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज स्टूडेंट के एम्बिशन को सेव कर रहे हैं? नहीं। अभी कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10th का रिजल्ट आया है। yes. बिहार टॉप 6 में अररिया जिला का एक स्टूडेंट है सुमित कुमार यादव। मैं कल उसके घर पे गया था, और मैं कल उसके घर पे गया तो मैंने देखा कि उसके घर पे अच्छे से टीन भी नहीं चढ़ा हुआ है, अच्छा से टीन भी नहीं चढ़ा हुआ है, और वो टॉप 6 मतलब टॉप 10 में 6ठा स्थान बिहार में लाया है। पता किए तो पता चला बगल के किसी छोटे मोटे कोचिंग में वो सिर्फ पढ़ने जाता था, लेकिन वो रात के 2 बजे तक पढ़ता था। तो कहने का मीन्स जो कोई रुकावट नहीं है, आपको अपना पढ़ने का एक रूटीन बनाना पड़ेगा, हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको दैट मीन्स जो नहीं पढ़ रहा है समझिए वो एक तरह से पढ़ाई चोर है। एक कहते हैं ना फलना जी का चोर है, ये वो पढ़ाई चोर है। अगर वो घर बंद करके मोबाइल देख रहा है, किताब पलटा हुआ है, कोई गार्जियन आवाज दे रहे हैं, वो किताब पलट के फिर दिख रहा है, वो पढ़ाई चोर स्टूडेंट हुआ। उसको पढ़ाई से भागना नहीं पड़ेगा। बचा रिसोर्सेस 55% की बात आपने की। अभी 99% शिक्षक स्कूल में है, 99% स्कूल में है। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले छोटा सा मोबाइल आया था, फिर बड़ा सा स्क्रीन वाला आया, उसके बाद फिर नए अपडेट मोबाइल आ गए। तो धीरे धीरे हो रहा है। पहले नहीं आते थे, सिस्टम की पेचीदगी थी, शिक्षकों की मनमानी भी थी, लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी शिक्षक आपको 9:30 से 4 बजे तक स्कूल में दिखते हैं। और ऐसा नहीं है पढ़ते हैं। हमने अभी जिस स्टूडेंट का नाम किया वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे हैं जो टॉप 6 में आए हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षकों की भी कमी नहीं है, बच्चे में हमें लगता है कि बच्चे में ज्यादा कमी है। बच्चे में ज्यादा। सर, इस कमी को कैसे सुधारा जा सकता है? कमी को सुधारा जा सकता है, गार्जियन को मॉनिटर करना पड़ेगा। आजकल के गार्जियन बच्चे को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। आजकल के गार्जियन बच्चा जो डिमांड किया तुरंत फुलफिल कर दिए। हमें बाइक चाहिए, हमें 1 लाख का मोबाइल चाहिए, हमें यहाँ पे पढ़ना है, हमें वहाँ रहना है, वो फुलफिल करते जा रहे हैं। लेकिन उसके जो पीछे है, उसका बैग जो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आप उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, या किसी टीचर से उसको चेक नहीं करवा रहे हैं। ये लापरवाही है। ये लापरवाही निश्चित रूप से एक गार्जियन स्तर पर है। गार्जियन स्तर पे सर, गार्जियन को ये सब चीज करना चाहिए ताकि उसके बच्चे जो है वो और अच्छा कर सकें। निश्चित रूप से गार्जियन ही मेन है ना। मेन गुरु जो टीचर होते हैं, टीचर से पहले तो माता पिता ही उनको संस्कार और पढ़ने का जो लाइन पकड़ाते हैं वो माता पिता ही पकड़ाते हैं। तो माता पिता को हर हाल में मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। आप अगर खुली छूट दे दिए हैं सड़क पे, अगर वो 5 क्लास 8 क्लास 10 क्लास का स्टूडेंट और आप उसे 2 लाख का बाइक खरीद के दे रहे हैं, वाई क्यों दे रहे हैं आप उसे? ये अभी उसकी आवश्यकता की जरूरत की चीज नहीं है उसकी। अभी उसकी जरूरत की चीज है किताबें, जो अधिक से अधिक कंपटीशन की किताबें या नए मैथ अपडेट जो मैथ आ रहे हैं वो किताबें उसको खरीद के दें ताकि वो अधिक से अधिक जानकारी ले सके। यस सर, और आज इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने विलेजेस तक एक्सेस दे दिया है। गांव-गांव में हर लोगों के पास स्मार्टफोन्स है, हर बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स में आउटकम नहीं दिख रहे हैं। अब तो यूट्यूब, ऑनलाइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स अररिया में भी इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को अभी ऑनलाइन लर्निंग ऑप्ट करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करके अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए? जब हम एक सिक्का उछालते हैं ऊपर, तो सिक्के का एक ही पार्ट आता है, लेकिन सिक्के में 2 पार्ट रहता है, 2 पहलू रहता है, चित और पट। तो मोबाइल अगर बच्चे को खराब कर रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल से बने भी हैं। मेरे आंख के सामने मैंने देखा है, अररिया शहर में एक लड़का, उनके पिताजी का मोबाइल था और वो गरीब तबका का व्यक्ति है, और वो खिड़की पे बैठ के उसी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करके मेडिकल जैसे नीट एग्जाम को पास किया। ना सिर्फ पास किया बल्कि बिहार के सबसे बड़े IGMS में उनका नामांकन हुआ। वो उसी ऑनलाइन से पढ़े, कोई कोचिंग नहीं किया बाहर। तो आप उसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आप उसमें ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं, आप नोटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप कान में एयरफोन लगा के सुन लिए थोड़ा सा फिर रख दिए, तो सुनिए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और लोगों के लिए सुझाव भी है, जो ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन क्लासेस है। ऑफलाइन क्लासेस आज भी लोगों को सक्सेस की ओर बढ़ाता है।
सर ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस की बातें तो हो गई। अब सर हम ग्रेजुएशन मिलते हैं। इंडिया में हर साल 80 से 90 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिचुएशन काफ़ी कंसर्निंग है। सिर्फ 8.2% लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिल पा रही है। जो वो पढ़े हैं, जो जिस डिग्री से वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिल पा रही है। और एक स्टूडेंट होने के नाते ऐसा लगता है कि मतलब हम डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन जॉब रेडी नहीं बन पा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम एजुकेशन में है या फिर स्टूडेंट के अप्रोच में? नहीं, ये आंकड़ा 23-24 का है। 24-25 और 25-26 में ये आंकड़ा बढ़ के 1 करोड़ से अधिक हो गया है। ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक हो गई है। तो बचा जॉब। सरकारी जॉब तो सबको होना नहीं है, लिमिटेड सीट है। इसके बाद भी भारत सरकार का आंकड़ा है जो पिछले 2 सालों में 45 लाख प्लस जॉब उन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो जॉब का मीन्स अगर सरकारी मान रहे हैं तो वो संभव नहीं है। देखिए, किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर का जितना फैलाव हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप आईटी सेक्टर में जाइए। आप जो पढ़ाई के समय में जब आप पढ़ाई इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन की ओर बढ़ते हैं तो आप वहीं से टेक्निकल पढ़ाई शुरू कीजिए। तो टेक्निकल पढ़ाई करने से क्या होगा, आपको प्राइवेट जॉब में जाने में आसानी होगी, आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, या नहीं भी होगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना गारंटी है। और सरकारी स्तर पे तो इतना कंपटीशन है, आरक्षण है, कंपटीशन है, उसको फेस करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कोई कंपटीशन आप नहीं पास कर पाइएगा। यस सर। सर और आजकल के स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 10th तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन 10th के बाद स्ट्रीम चूज करने में स्टूडेंट्स अक्सर भटक जाते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो भटकते इसलिए हैं जो वो सड़क पे चूज करते हैं। उनको जब चूज करना है ना, तो जब जहाँ भी वो पढ़ते हैं पहले स्टूडेंट के बीच में बैठे हैं, स्टूडेंट के बीच में बैठे हैं, और उससे क्या होगा, उसको भी लगेगा कि हम कितना तैयारी किए हुए हैं, किस चीज़ में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद अपने टीचरों के बीच में बैठे हैं, टीचरों से सवाल करें, सर हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हमारा मार्क्स मैथ में इतना है, साइंस में इतना है, तो सर हमारे लिए बेहतर क्या होगा, हम आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर गार्जियन के बीच में बैठे हैं, फिर अपने परिवार से जो लोग बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे पे हैं, बड़ी कुर्सी पे हैं, बड़े पद पे हैं, उनसे भी बात करें। हमको नहीं लगता जितना बात करने के बाद उनको स्ट्रीम चुनने में कोई परेशानी होगी, निश्चित रूप से खुद ब खुद रास्ता उनका निकल जाएगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर अररिया जैसे स्मॉल टाउन में हम अक्सर देखते हैं कि यूथ जो है, ज़्यादातर यूथ पढ़ लिख कर जॉब्स करने के लिए बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर या फिर और भी बड़े शहरों की तरफ, क्योंकि बिहार में लोकल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले अगले 10 सालों में, क्योंकि अभी डिजिटल एरा में, आज के डिजिटल एरा में बहुत सारे नए नए चीज़ें विकसित हो रही है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और भी बहुत कुछ। तो आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में अररिया में ज़्यादातर जॉब सीकर्स बनेंगे या फिर जॉब क्रिएटर्स के रूप में इमर्ज करेंगे? देखिए, मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, तो जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। यस। क्योंकि कोरोना काल के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत खत्म किया गया, लेकिन उसमें से जो बहुत लोग निकला वो खुद जॉब क्रिएटर बना। अभी उदाहरण हम बता रहे हैं, अररिया जिला का एक जोकीहाट ब्लॉक है, वहाँ से एक लड़का है, वो ऑनलाइन बैंकिंग जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, वो पे जेड करके एक बना के रखा है और उसका 4 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आप अंदाजा करिए वो कितने लोगों को रोजगार देकर रखा है। अभी फॉरबिसगंज के भाग कोहलिया में एक लड़का है, कोरोना काल के बाद घर आया और वो घर से एक प्राइवेट कंपनी शुरुआत किया है, और अभी 58 लोगों को, कल के डेट तक मैंने बात किया, 58 लोगों को वो रोजगार दिए हुआ है घर में बैठ करके, और सबको वो एक अच्छी खासी सैलरी दे रहा है घर में रह करके। तो आप अंदाजा करिए उसके मन में इच्छा है करने की, तो जॉब क्रिएटर भी आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं है जब बड़ा सा फैक्ट्री जब लगाइएगा तभी जॉब क्रिएटर बनिएगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जॉब सेक्टर के लिए आप उसमें काम कर सकते हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। सर बिहार से लगभग 2 से 3 करोड़ लोग माइग्रेट कर चुके हैं। एजुकेटेड यूथ भी 40% तक माइग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। वर्कफोर्स भी 30% तक माइग्रेट कर रहे हैं।
लेकिन और अररिया में ये ग्राउंड रियलिटी क्लियरली विजिबल है। हर एक फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बाहर रहकर कमा रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि माइग्रेशन एक चॉइस है या फिर बिहार लोकल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रहा? एक तो देखिए लोकल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज में बाधाएं भी हैं। एक फॉरबिसगंज में एक बना हुआ है फैक्ट्री, स्टॉर्च फैक्ट्री, पिछले 12-14 सालों से वो बंद है। आज उद्घाटन होगा, कल उद्घाटन, तकनीकी जो पेचीदगी होगी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पे, वो आज तक, अगर वो उद्घाटन हो जाएगा तो लगभग 600-650 लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शौक से भी बाहर जा रहे हैं, मजदूर वर्ग के लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत लोगों के परिचय है। मैं पूछता हूँ जो भाई क्यों जा रहे हो, खेत है अपना, खेत छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो वहाँ बता रहा है जो मैं जाता हूँ ना तो ओवर टाइम करता हूँ, ओवर टाइम का वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। बिहार में कम मजदूरी मिलती है, यहाँ पे 400-500 मिलता है, वहाँ 900 रुपये मिलता है। और सर ओवर टाइम करेंगे तो 1800 रुपये एक दिन में हमको होगा। एक दूसरा पहलू है, जो जब खेती का समय होता है, रोपनी का या कटाई का, तो यहाँ का लोग जाता है तो यहाँ का जो मजदूर वर्ग का किसान है वो बहुत तेज है। तेज कहने का मतलब जो वो काम करने में बहुत तेज है। तो वहाँ वो जा रहा है, तो वो क्या रहा है, 10-20-50 मजदूर का वो मेट बन रहा है। और मेट बन के वो कुछ पंजाब, लुधियाना, बेंगलोर, इस सब में खेती का एक मेट बन के 50 मजदूरों का ठेका लिया, जो मैं इतना का खेत मैं इतना में कटवाऊंगा या इतना में बोने का ठेका ले लिया। उस बोने के ठेके में क्या हुआ, उसे 10,000-20,000 रुपये बच गए। ये कुछ लोग ऐसे लोग भी जो शौक से भी जा रहे हैं। हाँ, रोजगार नहीं है बिहार में इस वजह से भी, लेकिन पिछले कई सालों से बिहार सरकार ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया है। और हमको नहीं लगता है जो पढ़ा लिखा लोग है वो बाहर जाता है। जो पढ़े लिखे कम लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, वही बाहर जा रहे हैं। सर अभी मतलब और गवर्नमेंट को और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए बिहार के गवर्नमेंट को? देखिए बिहार में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे, पढ़े लिखे हैं। पिछले 4-5 वर्षों से तो रोजगार बहुत ज़्यादा दिया गया है। हालांकि पिछले 20 वर्षों से रोजगार दिया गया है, बट ये 5-6 वर्षों से हर एक सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में हो, शिक्षा सेक्टर में हो या तकनीकी सेवा में हो, जहाँ भी हो, मैंने देखा है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया है। हाँ, इसमें अभी जैसे मैंने फैक्ट्री का जिक्र किया, चीनी मिल बंद हो गया, तो ऐसे इन सब चीज़ों को अगर चालू कर दिया जाए तो रोजगार क्रिएट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को आप रोजगार से उसमें जोड़ सकते हैं। सर करप्शन पे बात करते हैं। सर इंडिया में करप्शन एक पुरानी प्रॉब्लम है। लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, बहुत नए नए स्कीम्स भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर चेंजेस बहुत धीमा है। लोग अक्सर सिस्टम को ब्लेम करते हैं। कुछ लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि सिस्टम भी तो लोगों से ही बनता है, लोगों की भी भागीदारी है। तो आपके अकॉर्डिंग करप्शन का असली रूट कॉज क्या है, सिस्टम या सोसाइटी? पब्लिक, सोसाइटी। यस सर। आप दे रहे हैं तो ले रहा है, आप देना बंद कर देंगे वो नहीं लेगा। संजय दत्त की फिल्म देखे होंगे मुन्ना भाई MBBS। यस सर। उसमें जब फोन करके जागरूक किया जाता है बापू के रूप में, बापू कहते हैं जैसे कीजिए, तो आप एक पेंशन वाले बूढ़े को देखे होंगे जो वो घड़ी खोलता है, चश्मा खोलता है, शर्ट खोलता है, पैंट खोलता है। फिर अंत में वही स्टाफ जो पैसा मांग रहा था, उन्होंने कहा सर आप जाओ, आपका पेंशन का मैंने रजिस्टर कर दिया। तो आप दे रहे हैं तो ले रहा है, आप देना बंद कर दीजिएगा तो नहीं लेगा। सर देना बंद कर देना चाहिए। अगर आप सही रहिएगा तो सामने वाला बिल्कुल, आप देना बंद कर दीजिए, नहीं लेगा। यस सर। सर आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एक पत्रकार होने के नाते समाज को कैसे बेटर कर रहे हैं? देखिए जब पत्रकार हैं तो हम समाज से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यस। क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है वो पब्लिक के माध्यम से ही है। सरकार की बातों को पब्लिक तक पहुंचाना और पब्लिक की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, हमारे यही उद्देश्य है। और अगर पब्लिक में नहीं मिलेंगे, पब्लिक से नहीं मिलेंगे, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे, तो अंदर की बात हम नहीं ले पाएंगे। अब किसी घटना स्थल पे गए तो सिर्फ पुलिस जो देखी, पुलिस वही बताएगी, लेकिन हम लोग भीड़ में बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो भाई वो जब आया था तो पहले क्या हुआ था, किससे बात किया था, पहले कौन किया, कैसे हुआ। तो वो लोगों से जुड़ना हमारे इस प्रोफेशन का एक अंग है। नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा और हमें सूत्र जो हमारा होता है, जो जानकारियां इकट्ठी करनी होती हैं, वो फिर हम तक नहीं पहुंच पाएगी। यस सर।
सर अगर एक आम इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अगर एक आम इंसान चाहे कि वो समाज को बेटर करना, अगर एक आम इंसान चाहे तो फिर वो किस हिसाब से समाज को बेटर करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है? आप समाज को क्या, आप खुद बेटर हो जाइए ना। मेरा कहना है आप सच बोलिए, आप लोगों को ठगिए मत, आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, आप लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, अपने धर्म की का सम्मान करिए, दूसरे के धर्म का भावना का आदर कीजिए। देखिए ना, धीरे धीरे आपका अनुसरण करता जाएगा लोग, निश्चित रूप से आप समाज में, उसी सोसाइटी में आपका लोग अनुसरण करेगा और धीरे धीरे ये कारवां जो है, ये लाइन बढ़ता जाएगा। एक फिल्म में कहा था ना, जो आप 3 लोगों की मदद करना, तो बस वही, आप सिर्फ अपना सुधार के रखिए, देखिए सामने वाला खुद ब खुद सुधरता जाएगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा, ये हम नहीं करें तुरंत हो जाएगा, लेकिन उस समाज में धीरे धीरे जागरूकता आएगी। यस सर, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाते हैं तो आप जनरली किस टाइप की न्यूज़ या इश्यूज को कवर करना पसंद करते हैं? करप्शन और सिस्टम का जो लापरवाही है उस पे, जो पुल नदी में बनना चाहिए वो पुल नदी में नहीं बन के नदी से साइड में बना हुआ है। क्यों भाई? तो नदी का धारा को यहाँ मोड़ना है। अरे नदी का धारा आप जब मोड़िएगा तब ना, अभी तो जहाँ नदी बना हुआ है पहले वहां बनाइए ना। यस सर। उसके बाद करप्शन इस कदर पे है, पुल बन गया, पुल का अप्रोच नहीं बना। अब अप्रोच नहीं बना, अब वो अप्रोच के लिए वहां का ग्रामीण परेशान है, क्योंकि पुल पे गाड़ी नहीं चल रही है। रोड नीचे तक बना हुआ है और पुल और सड़क का जो कनेक्शन है वो नहीं किया गया है, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। आम आदमी जागरूक नहीं है, आम आदमी को अपना अधिकार का भी उनको ज्ञान नहीं है, हमें क्या अधिकार है। अरे भाई, आप ही के टैक्स से, मेरे टैक्स के पैसे से बन रहा है, तो आपको जागरूक होना होगा, आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं आगे आइएगा तो फिर आपको दिक्कत है, तब तो इसी तरह शोषण होता रहेगा। यस सर। सर करप्शन को लेके आपके क्या ख्याल है? आप करप्शन के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है, वो कभी नहीं खत्म होने वाला चीज़ है। लेकिन आज भी देश के कई कोनों में जाइए, आप साउथ स्टेट में जाइए तो देखिए, लोग बिना पैसे दिए हुए काम कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में ही पैसा लगता है। और आप देते, मैंने पहले ही कहा, आप देते हैं तो लेता है, आप देना बंद कर दीजिए, लोग नहीं लेगा। और सर आपने रिसेंटली एक अररिया के धरोहर को बचाने की एक पहल की शुरुआत की थी, और मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये शुरुआत कितनी सक्सेसफुल रही? देखिए, बहुत लोगों ने, मैंने अभी 2 धार्मिक स्थल पे मैं गया था, क्योंकि मैं इतने साल से अखबार में था, मैं भी वहाँ तक आज नहीं पहुँच पाया था, पता चला तो हम भी गए। एक रानीगंज में बड़ा सा मस्जिद है, और ये मुगल काल का बनाया हुआ मस्जिद है। जैसा लोगों ने बताया, जो 800 साल पुराना मस्जिद है। और एक मंदिर भी गए थे हम, तो लोगों ने फिर उसके बाद हमसे फ़ोन करके उसका फ़ोटो मांगा, डिटेल लिया, भाई क्या करोगे? तो हम आगे संस्था को भेजेंगे उसके विकास के लिए, उसका पुनरुद्धार के लिए। तो देखिए, हमने शुरू किया है। अब वो कहाँ तक अंजाम पहुँचता है, लोग उसको पहुँचाते हैं, क्योंकि हम तो नहीं पहुँचा पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, या फिर जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, या आम लोगों के माध्यम से, उसको हम कहाँ तक सुधार कर पाते हैं, उसी के लिए हमने वो पहल किया, जो लोगों को ये जानकारी मिले, यहाँ पे ये चीज़ है, वर्षों पुराना है, इसको सहेज के रखना है। सर या गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन लिया, कुछ किया, कोई कदम उठाया? देखिए, हमने भी जानकारी नहीं ली, हमने ये जानकारी तत्कालीन अधिकारियों को दी थी, जो अररिया जिले के रानीगंज में इस तरह का है, और उसको जो है भेजा गया है कला संस्कृति विभाग को देखने के लिए। तो देखिए उस पर आगे क्या होता है। सर अगर एक आम इंसान उसको कैसे रख सकता है, कैसे उसकी जो है से मतलब उसको अच्छे से रख सकता है धरोहर को? धार्मिक स्थल अगर कोई धरोहर है आपके बगल का है, आप कम से कम रोज सफाई करिए वहाँ, ठीक है। 5 लोगों को उसके बारे में बताइए। अगर कोई नया जानकारी लेने गया तो उसको आप उसकी जानकारी रखिए, लोगों को शेयर कीजिए वो जानकारी। वो धीरे धीरे लोगों के कानों तक आएगा। जो इस तरह का ये चीज़ है, बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक है, पौराणिक चीज़ है, इसको सहेज के रखना है, इसके लिए लोग आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर आप सक्षम हैं तो कमेटी बनाइए, कमेटी बना के उसके पुनरुद्धार के लिए काम शुरू कीजिए। यस सर। सर मैंने आपकी काफ़ी सारी एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी है, और मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभी और इम्प्रूवमेंट किए हैं? निश्चित रूप से किया है। पहले स्कूलों में 52-53% उपस्थिति होती थी, सरकारी आंकड़ा था।
और अभी सरकारी आंकड़ा है जो 80% 85% बच्चों की उपस्थिति हो रही है, 90% भी उपस्थिति हो रही है। हम तो कई ग्रुपों में मैंने देखा है, नरपतगंज में एक दरगाहीगंज गवर्नमेंट स्कूल है, मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, 567 नामांकन बच्चा है, तो वहाँ 559 और 60 बच्चे आते हैं, क्योंकि कोई फर्जी नामांकन नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, सब लोकल है। तो मैंने देखा है जो वो तो ऐसे शिक्षक भी हैं, ऐसे स्कूल भी हैं, तो नामांकन बढ़ा है, बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। भले सरकारी योजनाओं के लाभ में ही बढ़ा हो, हम ये नहीं कर रहे हैं जो किसी अन्य माध्यम हो, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए ही बढ़ा हो, लेकिन नामांकन और उपस्थिति दोनों बढ़ी है। सर, आप आने वाले 10 सालों में अररिया के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि बिहार में अररिया बड़ा हो जाए शिक्षा क्षेत्र में। अभी टॉप 6 में आ रहा है, अभी पिछले साल टॉप 1 में आया था, अभी टॉप 6 आया। मैं चाहता हूँ हर बार अररिया जिले से टॉप 10 में स्टूडेंट हो अररिया का। शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सभी मिलकर अररिया में इस तरह का माहौल को तैयार करें जो यहाँ के बच्चे को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्यों लाखों रुपए खर्च करके लोग कोटा में रखेंगे, एलएन में पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे? क्यों? आप अररिया में उस तरह की शिक्षा दीजिए ना, चाहे सरकारी में हो कि प्राइवेट में हो, आप उस तरह की शिक्षा दीजिए, हम नहीं भेजेंगे बच्चे को वहाँ। सर, इसके लिए गवर्नमेंट को किस किस टाइप के कदम उठाने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट उठा रही है, हम देखे हैं, आपको भी पता होगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहले एक आईटी कॉलेज था फॉरबिसगंज में, अब महिला के लिए अलग आईटी कॉलेज खोला है, रानीगंज में अलग से खोला गया है, रानीगंज में अलग से आईटी खोला गया महिला के लिए, पॉलिटेक्निक खुल गया आपके यहाँ, इंजीनियरिंग खुल गया है, मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है। तो जितना सेक्टर है, धीरे धीरे सब पे काम सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से किया जा रहा है। आपके प्राइवेट कॉलेज भी फॉरबिसगंज में काम कर रहे हैं, रुंगटा इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी है। तो संस्थान हैं, बच्चे को मन लगा के उसमें नामांकन अगर जहाँ भी ले रहे हैं या कंपटीशन फेस करके जा रहे हैं नामांकन लेने, तो आपको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर अररिया का नाम कैसे रोशन करेंगे? तो शिक्षा से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, सरकारी हो कि प्राइवेट हो, उनका भी दायित्व बनता है जो सिर्फ आप इसको प्रोफेशन ना बनाएं, इसको, इस सेंटर को आप बिल्कुल इस तरह का मंदिर बनाएं जो वो स्टूडेंट जब बाहर निकले तो अररिया जिला का नाम ऊपर पहुंचा और आपके भी संस्थान को ऊपर तक पहुंचाए। यस सर। सर, आपने भी बताया कि कॉलेजेस बहुत सारे हैं कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन गांव-गांव तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है, लोग अभी भी उतना नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, इसमें तो जागरूक लोग नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम कई लोगों से बात होती है, मैट्रिक क्या लड़के आप नहीं पढ़े हुए, बहुत भागले। अरे भाई, क्यों? आप पढ़ाइए उसको, ठीक है, आप प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी में पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो ना अब के उतना दूर जते नामांकन करा है, कागज मांगे चाहे वो कागज मांगे, जबकि जिस हिसाब से वो क्रिएट कर रहा है समस्या को, उतना समस्या है नहीं, लेकिन उसको बढ़ा हुआ या गांव का 10 लोग उसको बता दिया, दूर बच्चा पढ़ लिया, अब कितना पढ़ाना है? नहीं, उसको जागरूकता लाना पड़ेगा। तो जागरूकता हम आप ही लाएंगे, उसको तो नहीं आएगा कि उसके पास तो जागरूकता की कमी है, तभी ना वो ये बात बोल रहा है। हमको, आपको जैसे लोगों को आकर के ऐसे 10 लोगों को बताना पड़ेगा जो नहीं, पढ़ाई कितना आवश्यक है, पढ़ाइए बच्चे को, नामांकन कराइए, तब होगा। सर, जागरूकता लाने के और टाइप, मतलब और वेज कौन कौन से हैं? कैसे कैसे हम ला सकते हैं जागरूकता, कैसे कैसे फैला सकते हैं? समूह बना के लोगों तक जाना पड़ेगा, समूह बना के लोगों तक जाइएगा, हम जाएंगे, आप जाएंगे, आम लोगों से अपील भी करेंगे जो भाई आप कम से कम, केरला में 100% साक्षरता है, कैसे है? केरला ऐसे स्टेट में 100% साक्षरता कैसे है? वहाँ का प्रत्येक गार्जियन जागरूक है, सभी लोग पढ़ता है, बड़े बड़े देश में शिक्षा अनिवार्य है, पढ़ना ही पड़ेगा, अनिवार्य किया हुआ है। इस तरह का कोई नियम को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आरटीई बना हुआ है, तो आरटीई बना हुआ है तो वो सिर्फ सिस्टम के लिए बना हुआ है, गार्जियन के लिए नहीं बना हुआ है। उसमें गार्जियन के रोल को, गार्जियन के अधिकार को भी दर्शाना चाहिए आरटीई में। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, अमेंडमेंट जरूरी है आरटीई में। सर, कौन कौन से सुधार, क्या क्या गवर्नमेंट को और करना चाहिए? गार्जियन को, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए जो आपको बच्चे को हर हाल में पढ़ाई करना पड़ेगा, 10th तक अनिवार्य कर दे, 10th तक बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, या 8th तक बच्चे को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। आप जब कह रहे हैं, जब कभी कभी कह रहे हैं 1-2 क्लास का लिखित परीक्षा नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको ऐसा ही प्रमोट करता है, नियम बना हुआ आरटीई में। तो उसी तरह आरटीई में अमेंडमेंट होना चाहिए जो 8 क्लास 10 क्लास तक के जो पढ़ाई है वो अनिवार्य कर दिया जाए,
उससे क्या होगा, जो गार्जियन भी जागरूक हो जाएंगे, गार्जियन को लगेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो सरकार हम पे कार्रवाई करेगी। ऐसा कुछ नियम को उसमें बनाना पड़ेगा। सर एक और सवाल है कि जर्नलिज्म में ऑनेस्टी से ज़्यादा कनेक्शन मैटर करते हैं क्या? दोनों चीज़, सबसे ज़्यादा कनेक्शन ही आपका मूल आधार है, क्योंकि लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो आप तक फिर खबरों की जो सटीक जानकारी है वो नहीं आ पाएगी। पहले, आज से 20 साल पहले एक एक खबर इतनी बड़ी छपती थी। आज के समय में वो खबर 3 कॉलम में आ गई है। क्यों? कि ऊपर से डायरेक्शन है, 5 कॉलम में लिखना है, कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्या किया, ताकि एक लाइन में पाठक को, सामने वाले पाठक को समझ में आ जाए ये खबर का सार क्या है। क्योंकि अब उसके किसी के पास उतना समय नहीं है जो आपके वो 2500 शब्दों को पढ़ेगा, तो अब उस खबर को 300, 350, 400 शब्दों में समेटा जा रहा है, कम शब्दों में समेट दिया जा रहा है, ताकि वो तब बनता है जब लोगों से हम जानकारी लेते हैं। जानकारी ले लिए, सारा चीज इकट्ठा कर लिए, तब हम उस सारे चीजों को 400 शब्द में लाके समेट देते हैं। तो इसलिए कनेक्शन बहुत आवश्यक है, और जब आप मीडिया में हैं तो ऑनेस्टी आवश्यक है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं होइएगा तो फिर सच जो वहां देखे हैं आप, वो सामने तक नहीं ला पाइएगा, नहीं दिखा पाइएगा। सर कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आजकल तो देखिए, आजकल फ़ोन का ज़माना है। हम लोग तो पहले जाते थे, तभी फ़ोन नहीं था, तो ऑफिस का नंबर लिख के आते थे कि कुछ होगा तो ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। अब जाते हैं तो अपना नंबर दे के आते हैं, या कुछ होगा तो फिर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, इससे कनेक्शन हमारा डेवलप हो रहा है। लोगों की भीड़, लोगों का जो टीम हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुदूर एरिया की कोई घटना होती है, रात 10 बजे भी जानकारी हमको फ़ोन करके लोग बता रहा है। ये कनेक्शन बहुत आवश्यक है, इसे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। सर अभी हम ऑनेस्टी पे बात कर रहे थे, और हमने पास्ट में देखा है कि जो लोग सच के खिलाफ, जो लोग सिस्टम के खिलाफ सच बोलते हैं, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या एक्टिविस्ट, उन्हें अक्सर प्रेशर, थ्रेट और आइसोलेशन फेस करना पड़ता है। एक तरफ सच बोलना है और दूसरी तरफ सेफ रहना। आपके एक्सपीरियंस में सच को सामने लाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर उसे छुपा देना? देखिए, सच को सामने लाने में कोई परेशानी नहीं है, हम लोग तो लाते हैं, और आज तक इस तरह से कोई प्रेशर, कोई इस तरह का तो हम लोगों ने नहीं झेला है। मैं पिछले 22 सालों में लगभग 4-5 अखबार में काम कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगा है जो कहीं से कोई प्रेशर। ठीक है, अगर आपका अपना कोई परिचित लोग है तो वो अलग हिसाब से आपसे बात करता है, लेकिन प्रेशर या धमकी इस तरह की बातें नहीं होती हैं, नहीं आती है ऐसा कोई। सर तो मतलब आपके पूरे करियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कुछ न्यूज़ छाप दिया और बाद में आपको उनके लिए कुछ हुआ हो, किसी ने कुछ बोला? एक समय में जब हम बहुत नए हुए थे तो एक डॉक्टर को लेके हमने छापा था, वो गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में हमको कुछ लीगल नोटिस वगैरह का फेस करना पड़ा था, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब एक रिपोर्टर के साथ ऐसा कोई घटना होता है या फिर किसी तरह का लीगल एक्शन होता है तो फिर उसके पीछे वो लग जाता है। तब उसकी जो कमियां हैं, जो और सूत्र के माध्यम से जो उसके खिलाफ सबूत हैं, वो इकट्ठा करके लोग देने भी लगते हैं, लोग जुड़ते भी हैं। हम लोगों ने वही किया, सामने लाया, तो वो खत्म हो गया फिर लीगल मामला। सर रैपिड फायर राउंड है, क्विक आंसर्स दैट इज सोशल। ब्रेकिंग न्यूज़ और पीसफुल एंड। ट्रूथ या रियलिटी? सच्चाई। फील्ड रिपोर्टिंग या स्टूडियो रेसिंग? फील्ड रिपोर्टिंग। डिग्री या स्किल्स? स्किल्स। पैशन या पैसा? पैसा। रिस्क लेना या सेफ रहना? बिल्कुल रिस्क लेके लिखना है। जब आप जिस क्षेत्र में हैं, हम जिस क्षेत्र में हैं, बिना रिस्क लेने नहीं सकते, रिस्क लेना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन या जर्नलिस्ट? कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, कंटेंट क्रिएशन के लिए हमें क्षेत्र में जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, तब आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑफिस में ऐसे ही बैठ के रूम में बैठ के कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी जिंदगी एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो उसकी हेडलाइन क्या होती? खुशियों को पूरा क्रिएट और हमेशा खुद को बनाओ बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आप इतना कीमती टाइम दे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विनायक एकेडमी टीम का धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. खत्म हो गया। Thank you so much. This is Bihar's first student-led podcast. So welcome to Vinayak Unplugged and stay tuned. Today is our episode first. And if you want to keep watching us, you can watch us mainly on YouTube.
एपिसोड शूट किया है विनायक अनप्लग में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? निश्चित रूप से ये अररिया जिला के लिए नई चीज़ है। हमने देखा जो ये पहली बार इस तरह का कोई आयोजन कोई एकेडमी में हो रहा है। तो विनायक एकेडमी ने इस तरह के पहल को शुरुआत किया है, तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है।